नमस्कार। आज हम लोग विकासात्मक अवस्था के क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और इस अवस्था के विषय में जानना इतना महत्वपूर्ण है कि हम सोच नहीं सकते, क्योंकि इस अवस्था का प्रभाव बच्चे के जो जीवन पर पड़ता है वो पूरे उसके जीवन काल तक उसके साथ रहता है। उसका असर उसके हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की, लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था को अलग अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित किया है। जैसे माता पिता के द्वारा इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था या ट्रबल सम स्टेज कहा जाता है। समस्यात्मक अवस्था, ट्रबल सम स्टेज। शिक्षकों के द्वारा इस अवस्था को कहा जाता है विद्यालय अवस्था। स्कूल स्टेज। और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको कहा जाता है समूह अवस्था, या हम कह सकते हैं इसको गैंग स्टेज। अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं, और इसका इम्पैक्ट इतना महत्वपूर्ण है बच्चे के जीवन पर इस अवस्था का कि इसको पढ़े बगैर, इसको जाने बिना हम क्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते, या मानव जीवन को समझना आसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि एक एक क्रम को लेते हैं बच्चे के इस अवस्था के, कि हर विकासात्मक अवस्था, हर विकासात्मक स्वरूप बच्चे के अंदर किस तरह का प्रभाव दिखा रही है, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पहली जो हम विशेषता लेते हैं वो है शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट। इस अवस्था को थोड़ा सा हम देखें। जो ग्रोथ रेट है इस अवस्था में बिकम स्लो देन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में जो ग्रोथ रेट थी वो प्रीनेटल से स्लो थी, यानी जो विकास की दर है, शरीर के विकास की जो अब मतलब रेट है वो स्लो है इस अवस्था में। फिर भी बच्चे के विकास को हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम उसकी लंबाई की बात करें, उसकी हाइट की बात करें, तो बॉय और गर्ल में अंतर हमें दिखता है कि लड़के की जो लंबाई है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लड़की की तुलना में कम होती है इस 12 साल आते आते। यानी लड़के की लंबाई होती है 138.3 सेंटीमीटर,
लड़की की होती है 139.2 सेंटीमीटर, यानी लंबाई लड़की की थोड़ा ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं वज़न का या भार का, यानी वेट का पर क्या असर इसका पड़ता है। तो हम देखते हैं कितना होता है इसका। लड़के का है 28.5 kg और लड़की का है 29.8 kg। ये देखिए अंतर, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था में विकास की जो दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो लड़के की तुलना में लड़की की ज़्यादा होती। लड़की लगभग ग्रोथ में 2 वर्ष आगे चलती है। यानी अगर हम तुलना करें तो एक 10 साल की लड़की का एटीट्यूड और डेवलपमेंट 12 साल के लड़के जैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये डेवलपमेंट है उसमें अगर हम लंबाई की बात करें तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बॉय एंड गर्ल का कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे हम बात करते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर लंबाई हर साल बच्चे की बढ़ती है, यानी 6 से लेके 12 वर्ष तक 6 to 12 ईयर्स हम देखते हैं कि जो हाइट है वो 6 to 12 ईयर के बीच में 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज होती है। लेकिन 12 साल पहुँचते पहुँचते हमें देखते हैं कि लड़कियां लगभग 1 से 2 वर्ष डेवलपमेंट में आगे निकल जाती हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की हम जहां बात करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस अवस्था की कि बच्चे के जो टेम्पररी टीथ होते हैं, अस्थायी दांत हैं, वो गिरने लगते हैं, गिर जाते हैं सारे के सारे, और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ एमर्ज होते हैं। कुल दांतों की संख्या है, टीथ की संख्या होती है 32, जिनमें से 27 से लेके 28 टीथ इस अवस्था में बच्चे को आ जाते हैं। जो 4 दांत बचते हैं वो किशोरावस्था में, एडोलसेंस में बच्चे को निकलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है इसका क्या प्रभाव हम देखते हैं बच्चे के ऊपर। यानी अगर हम बात करें 8 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, यानी 6 से 2 साल और बाद से हम लेते हैं 8 से 12 साल के बीच में बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं, वो लगातार दौड़ते रहते हैं, अथक परिश्रम की तरह से भागते रहते हैं, ब्रीथलेसली इधर उधर भागते हैं, उनको थकान का अनुभव नहीं होता। दे हैव नो फीलिंग एट ऑल अबाउट द टायर्डनेस। अगर हम बात करें तो बीमारियों से दूर रहते हैं और खेलने कूदने में इतने मस्त रहते हैं, इसलिए इसको कई बार प्ले स्टेज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, इसलिए आप देखते हैं कि विद्यालय के स्तर पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड की जाती है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के बाद बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास। दूसरा पोर्शन है सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ एक खास बात बहुत बताने के लिए ज़रूरी है आपको कि जो सांवेगिक विकास है वो तो इन्फेंसी स्टेज में ही सारा का सारा बच्चे के अंदर एमर्ज हो गया, लेकिन इस अवस्था में जो बच्चे का इमोशंस है वो सोसाइटी से रिलेट करता है।
सोसाइटी से रिलेट करने का अर्थ है कि बच्चा 6 वर्ष का होने के बाद जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका घर का वातावरण छूटता है और बाहर का वातावरण से उसको एडजस्ट करने का एक मौका मिलता है। यानी उसके इमोशंस में अब सोशल एक्सेप्टेंस का भाव दिखाई देता है, सामाजिक स्वीकृति बच्चे को महसूस होता है। इस अवस्था में बच्चे को महसूस होता है कि अगर मैं नाराज होऊंगा, अगर मैं ईर्ष्या करूंगा, ऐसा दिखेगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए बच्चे के अंदर एक तरीके से पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा डेवलप होते दिखाई देते हैं और बच्चा अपने इमोशंस को छिपाने का टेक्निक जानता है। वो जानता है कि अगर मैं कोई निगेटिव इमोशन शो करूंगा तो उससे एक गलत इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर और लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के अंदर इस अवस्था में कौन कौन सी इमोशंस ज़्यादा डेवलप होते हैं। पहला हम देखते हैं एंगर, क्रोध। माता पिता के द्वारा फेवर न किए जाने पर या पार्शियल बिहेवियर किए जाने पर किसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है परिवार में, किसी बच्चे को किसी को नहीं जाता, तो वो अपना थोड़ा सा एंगर शो करते हैं। इसी तरह से ईर्ष्या, जेलसी भी बच्चों में देखी जाती है। जेलस फीलिंग भी बच्चों में है और स्पेशली जेलस फीलिंग लड़कियों के अंदर ज़्यादा हमें दिखाई देती है कंपैरेटिवली बॉयज़। लड़कियों में ये फीलिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उनको लगता है कि परिवार में बॉयज़ को, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, इसलिए जेलसी वाली फीलिंग हम यहाँ पे देखते हैं। तीसरा हम इसमें और एक देखते हैं इमोशंस, और वो है डर का, फियर। हमने देखा कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को 3 चीज़ों से डर लगता था। 2 चीज़ों, जैसे डर लगता था ऊंचाई से, जानवर से और आवाज़ से, तेज आवाज़ हो जाए उससे बच्चा डर जाता था। इस अवस्था में डर है, बच्चा डरता है, लेकिन किससे डरता है? सबसे महत्वपूर्ण है वो फेल होने से डरता है। विद्यालय में है को फेल ना हो जाए, होमवर्क उसका पूरा हो जाए, ताकि उसको टीचर से डर लग रहा है कि टीचर उसको डांटेगा, लोग उसका मजाक ना उड़ाएं, यानी टीजिंग से, फेल होने से और होमवर्क पूरा ना करने की वजह से डांट ना पड़े। इन सारे कारणों से बच्चे के अंदर फियर का जो इमोशंस है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। यानी बच्चा इमोशंस में सबसे ज़्यादा जो शो करता है वो है डर। डर उसको ऊंचाई से नहीं लगता, एनिमल्स वगैरह से नहीं लगता, उसको डर लगता है फेल होने से, उसको डर लगता है कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए, उसको डर लगता है कि अगर होमवर्क पूरा नहीं किया तो कहीं टीचर उसको डांटे और बच्चे उसका फिर आनंद लेंगे उस बात का या मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए बच्चा डरता है। अब हम बात करते हैं सामवेगिक विकास के बाद सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट। देखिए, 6 वर्ष का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। 6 years old child enters in school। और जब वो विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी मित्रता अपने लिंग और अपने उम्र के बच्चों के साथ शुरू होती है। इसलिए इस मित्रता को हम कहते हैं फॉर्मल फ्रेंडशिप, औपचारिक मित्रता। औपचारिक मित्रता शुरू करता है बच्चा। फॉर्मल का मतलब होता है सेम एज ग्रुप एंड सेम सेक्स। इसके बाद हम देखते हैं
कि बच्चे का समूह बनना शुरू होता है, इसलिए अवस्था गैंग स्टेज के नाम से भी जानी जाती है। तो बच्चा जब समूह बनाता है, समूह के प्रति उसकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे कभी कभी अपने समूह के लिए अपने माता पिता और टीचर को भी डिसओबे कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि समूह ने डिसाइड किया कि आज हमें खेलने चलना है। जब खेलने चलना है तो बच्चा खेलने जरूर जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव मेंबर है अपने ग्रुप का। उसको एक जिम्मेदारी दी गई है उसके ग्रुप के द्वारा कि तुम्हें बैट लेके आना है, तुम्हें बॉल लेके आना है, तुम्हें ग्लव्स लेके आना है, क्रिकेट का मैच खेलना है। तो अगर वो बॉल लेके नहीं जाएगा तो मैच नहीं होगा। तो उसको जिम्मेदारी मिली है और वो अपने ग्रुप के प्रति बहुत लॉयल है। जब वो ग्रुप में रहता है तो उसके अंदर 3 तरह की प्रतियोगिता देखी जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स विच द चाइल्ड फेसेस ड्यूरिंग गैंग स्टेज। अब उसको किस तरह की प्रतियोगिता उसको है? पहला, उसको समूह के अंदर इनसाइड द ग्रुप, दूसरे समूह से, और तीसरा है समाज के सदस्यों से, समाज के समूह से। कंपटीशन बच्चे का होता है अपने ही ग्रुप में, जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और बच्चा परिश्रमी होता है। उसके अंदर परिश्रम की आदत बनती है और अपने आप को ग्रुप में सबसे अच्छा बताने की कोशिश करता है ताकि ग्रुप के सारे सदस्य उसकी तारीफ करें, और ये बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन होता है ग्रुप के अंदर ही। दूसरा है, एक समूह दूसरे समूह से जब इंटरेक्शन करते हैं, यानी कंपटीशन होता है, जैसे कोई गेम है तो उसमें सहयोग की भावना बहुत ज़्यादा विकसित होती है बच्चों के समूह के अंदर। तीसरा है, समाज के समूह से यानी बड़े लोगों से बच्चों का कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है। उस दौरान बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। बच्चे को इसीलिए हम कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्रिएटिव फीलिंग्स भी अधिक देखी जाती है, यानी बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के अंदर सेल्फ भी डेवलप होता है। इस अवस्था में आत्म का कंसेप्ट डेवलप होता है, सेल्फ। हमने अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था कि बच्चे के अंदर सेल्फ डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन बच्चा अपने बाहर दिखने वाली क्वालिटी के विषय में महसूस करता है कि मैं इतना लंबा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरी आँखें ऐसी हैं, मेरे बाल ऐसे हैं। लेकिन इस अवस्था में बच्चा इनर क्वालिटी की बात करता है, उसके अंदर सेल्फ डेवलप होता है अबाउट द इनर क्वालिटी। जैसे मैं कितना बुद्धिमान हूँ, हाउ मच इंटेलिजेंट एम आई। दूसरा, वो ये सोच सकता है अपने मन में, मैं कितना पॉपुलर हूँ, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, लोग मुझे पसंद करते हैं। इस तरह का सेल्फ उसके अंदर डेवलप होता है। इस अवस्था की सबसे खास विशेषता क्या है? देखिए, एरिक्सन ने इस अवस्था को एक अलग नाम ही दे दिया। उन्होंने बोला परिश्रम बनाम निकृष्टता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। इसका मतलब क्या हुआ? यह अवस्था 6 से 12 साल की अवस्था है। अगर टीचर के द्वारा, माता पिता के द्वारा बच्चों को काम दिया जाता है, चांस दिया जाता है कुछ करने का, तो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। लेकिन अगर उनको रोका जाता है, तुम नहीं करो, तुम्हारे बस का नहीं है, रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे, तो उनके अंदर धीरे धीरे एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो इस अवस्था में या तो बच्चा मेहनती होगा या तो बच्चा इन्फीरियरिटी डेवलप करेगा अपने अंदर। तो इस अवस्था को इन्होंने, एरिक्सन ने इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी कहा, जिसको जब हम एरिक्सन्स की थियरी पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे और डिटेल हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अब हम बात करते हैं
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चा प्राकृतिक नियमों को जानने लगता है कि ये प्रकृति है, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जीव जंतु ऐसे होते हैं, इनको नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है, इनको ऐसे देना करना चाहिए। यानी नेचुरल लॉ के विषय में बच्चों को ज्ञान होना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है लाइफ एंड डेथ के विषय में बच्चों को ज्ञान होना शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। इसके बाद एक और कंसेप्ट बच्चों में डेवलप होता है, कॉज एंड इफेक्ट। इस यानी हम जिसको कहते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशन, लाइफ डेथ, इसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है बच्चों को। यानी बच्चों को जीवन के उन रहस्यों का भी पता चलता है। लेकिन ये सब जैसे कॉज इफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो बच्चा तात्कालिक तथ्यों के कॉज इफेक्ट का अध्ययन करना चाहता है, इसका कारण क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा। और इस तरह से बच्चे के ज्ञान में हम देखते हैं कि धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है और बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ें कंक्रीट फॉर्म में हैं, मूर्त रूप में हैं, स्थूल रूप में हैं, उनके विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो कंसेप्ट डेवलप होता है वो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान। दूसरा डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीकरण। तीसरा ज्ञान जो बच्चे को होता है वो है श्रेणीकरण, सेरिएशन। और चौथा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इनका अर्थ आप देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है बच्चे को पता है कि ये वस्तु उतनी ही रहेगी, चाहे इसको हम छोटे बर्तन में रख दें, चाहे बड़े बर्तन में रख दें, चाहे मिट्टी का अगर क्ले है थोड़ा सा मुलायम है, उसको हमने दबा के पिचका दिया या उसको चौकोर बना दिया या उसको फ्लैट कर दिया तो उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जानता है, जिसका हम जिक्र करेंगे जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे। तो इसके अलावा डिसेंट्रेशन का मतलब है बच्चा एक से अधिक विशेषताओं पर ध्यान देते हुए अपने निर्णय लेता है, डिसेंट्रेशन उसको आ गया है। जबकि हमने इसके पहले पढ़ा था कि बच्चा सेंट्रेशन करता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसके बाद श्रेणीकरण, यानी वो सीरियल करने लगता है, क्रम से लगाने लगता है। जैसे आप कहते हैं कि ये किताब कॉपी का एक बंडल है, इसको अलग करो, यानी वर्गीकरण करने लगता है, क्लासिफिकेशन बच्चे को आ गया। आपने कहा इसको अलग तो कर दो, लेकिन इसको क्रम से लगा दो, बड़े नीचे लगाओ और छोटे ऊपर होने चाहिए, यानी उसको सीरियल से लगाना आता है। तो श्रेणीकरण, सीरियल से लगाना, अरेंज करना, एंड क्लासिफिकेशन का गुण भी बच्चे के अंदर इस अवस्था में देखते हैं। और बाकी जो उसके अंदर हमने जब अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ा था कि उसके अंदर एनिमिज्म है, ईगोसेंट्रिज्म है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है और बच्चा आगे बढ़ने लगता है, उसके ज्ञान का क्षेत्र विकसित होने लगता है। चूंकि बच्चा विद्यालय में प्रवेश किया है, इसलिए उसकी लर्निंग और मेमोरी एबिलिटी डेवलप होने लगती है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश किया है तो उसका पूरा संबंध लर्निंग और मेमोरी से रिलेट होता है कि सीखना है और उसको मेमोरी में अपने
स्टोर करना है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ मेमोरी। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर लर्निंग और मेमोरी से संबंधित क्वालिटी डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक और रहा इसमें, विशेषता इसकी, और वो है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखिए, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड तक लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन इस अवस्था का मतलब है कि 9 से 10 वर्ष आते आते बच्चे का पूरा भाषा विकास कंप्लीट हो जाता है। बच्चा हर प्रकार के वाक्य बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने लगता है। यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की 10 साल तक कंप्लीट हो गई, जबकि ये अवस्था है 6 से 12 वर्ष। तो यानी हम ये मान सकते हैं कि 12 वर्ष आते आते बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगे भी मैं चर्चा करूंगा कि आपराधिक प्रवृत्ति जो हम देखते हैं बच्चों में, वो इस अवस्था में किशोरावस्था से ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी लगभग 11-12 साल के बच्चों में डेलिंक्वेंसी की जो टेंडेंसी है, आपराधिक प्रवृत्ति, वो कंपैरेटिवली किशोरावस्था से ज़्यादा देखी जाती है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को रेगुलर देखिए। लगातार देखने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए रेगुलर होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।